नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, विट्ठल भाई पटेल भवन में है, और ये आज़ादी के पहले से बना हुआ। आज़ादी के समय इसमें बैठकें होती थी कांग्रेस के नेताओं की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, और उसके बाद आज़ादी के बाद से ये अलग अलग कार्यक्रमों के लिए और ज़्यादातर संसदीय कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होता था, और निजी कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर दिया जाता। इस क्लब में जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। उसी के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व महामंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी लगभग 25 साल से इस पद पर बने हुए हैं। इस बार भी वो चुनाव लड़े, और उनके खिलाफ खड़े हुए भाजपा के ही संजीव बालियान। अब चुनाव क्लब का था तो इसमें पार्टी का कोई ज़्यादा लेना देना होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल अब ये हो रहा है कि चुनाव था किसका, चुनाव लड़ कौन रहा था, चुनाव लड़वा कौन रहा था। और आपको पता चल गया होगा अब तक कि इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई, और अच्छी खासी जीत हुई। और ये जीत जो है, अब इसको अलग अलग तरह से इसको परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि दोनों में से किसी को भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। पार्टी की ओर से किसी के पक्ष में जो है कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया कि इस उम्मीदवार को वोट दीजिए। लेकिन अगर आप अपने को गलतफहमी में न रखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टी का नेतृत्व संजीव बालियान के साथ था। अब उसमें किस स्तर तक के लोग थे ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि सांसदों को और पूर्व सांसदों को, जो वोटर होते हैं, उनको फ़ोन करके बीजेपी के कई नेताओं ने, दो के बारे में मुझे जानकारी है, एक राजस्थान के हैं पदाधिकारी पार्टी के, और एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन दो लोगों ने सांसदों और पूर्व सांसदों को फ़ोन किया कि संजीव बालियान को वोट देना है। तो संजीव बालियान के जो रणनीतिकार थे उनको उम्मीद थी कि संजीव बालियान को 400 वोट मिलेंगे, मिले 290। तो जाहिर है कि जो वोट मिले हैं संजीव बालियान को, उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके कुछ सहयोगी दलों के हो सकते हैं। तो ये खेल बिल्कुल आखिर में आते आते खुल गया कि पार्टी संजीव बालियान के साथ है, राजीव प्रताप रूडी के साथ नहीं है। जैसे ही ये खेल खुला, विपक्ष को इसमें मौका नज़र आया। विपक्ष को लगा कि भाजपा के ही दो सांसद लड़ रहे हैं, तो ये एक फॉल्ट लाइन भाजपा में दिख रही है, तो जिसके साथ पार्टी है उसके विरुद्ध जो उम्मीदवार है उसके साथ हो जाओ। तो कांग्रेस और उसके साथी दलों ने खुलकर राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया और रूडी जीत गए। अब आप देखिए, संजीव बालियान चुनाव हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये माना जाता है और ये स्वीकार किया जाता है कि संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या कहें उत्तर प्रदेश में, जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट इस बात को नहीं मानते। वो जाटों के गढ़ मुजफ्फरनगर से हार गए, और एक लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 में से 4 में हार गए। सिर्फ एक में जिसमें जीते वो संगीत सोम की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ से जीते। बाकी 4 में हार गए, तो चुनाव हार गए। और चुनाव हारे उस समय जब जयंत चौधरी भी साथ थे, मतलब अलायंस था बीजेपी से। इसके बावजूद भाजपा के सबसे बड़े जाट नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो इससे आप उनके बारे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि ज़मीन से उनका कितना कनेक्ट है। लेकिन पार्टी नेतृत्व का हाथ उनकी पीठ पर है, तो इसलिए वो पार्टी में रेलेवेंट बने हुए हैं, महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तो इस चुनाव में काम क्या आया? राजीव प्रताप रूडी 25 साल से ये क्लब चला रहे हैं, तो उनकी जो सोशल नेटवर्किंग है, अलग अलग पार्टियों से जो उनके संबंध हैं, उसके अलावा उनके पैनल में ज़्यादातर पार्टियों के जितने संभव हो सकते थे, वो उन लोगों को अलग अलग पदों के लिए उन्होंने अपने पैनल में शामिल किया था। तो इसलिए उनका भी सहयोग और समर्थन मिला होगा। और उसके अलावा उनकी छवि, वो संसद सदस्य रहे हैं, 4 या 5 बार के शायद लोकसभा सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कमर्शियल पायलट भी हैं।
उसके बरक्स आप संजीव बालियान को देखें तो उनकी जो डिग्री है वेटरनरी डॉक्टर की, उसके बारे में भी लोग सवाल उठाते हैं। पता नहीं कितनी सच्चाई है, नहीं मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, तो इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन संजीव बालियान की छवि नकारात्मक छवि है। वो उनकी छवि को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस तरह के क्लब का चुनाव वो जीत सकती है, तो ये गलतफहमी थी। तो पहली रणनीतिक भूल मेरा मानना है संजीव बालियान को इस चुनाव में खड़े होने देना। भाजपा चाहती, उसका नेतृत्व चाहता तो संजीव बालियान को खड़े न होने देता। अगर राजीव प्रताप रूडी को हराना ही लक्ष्य था तो कोई दूसरा बेहतर उम्मीदवार खड़ा किया जाता तो शायद स्थिति दूसरी होती। तो कैंडिडेट की योग्यता, कैंडिडेट की छवि, अगर आप इन दोनों में तुलना करें तो कोई भी जो है वो राजीव प्रताप रूडी के साथ जाना चाहेगा, संजीव बालियान के साथ नहीं जाना चाहेगा। दूसरी बात, दिल्ली का जो एलीट क्लब है उसके स्थायी सदस्य हैं राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान उसमें बाहरी है। संजीव बालियान का काम और ज़्यादा खराब किया निशिकांत दुबे ने। उन्होंने जो प्रचार किया रूडी के खिलाफ, उससे ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रूडी के खिलाफ है और संजीव बालियान के साथ है। तो संजीव बालियान का प्रचार करके निशिकांत दुबे ने संजीव बालियान का सबसे ज़्यादा नुकसान किया और इस तरह की बातें बोली जिससे बाकी लोगों, या बाकी लोगों से मेरा मतलब है भाजपा के अलावा भी जो नेता थे, मतलब सांसद या वोटर कहें, वोटर थे, वो उनमें नाराज़गी हुई। जिस तरह का कैंपेन आजकल, जिस तरह की भाषा निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, वो पता नहीं भाजपा में कितने लोगों को पसंद आती है, नहीं आती है। लेकिन वहाँ भी एक इम्प्रेशन बन रहा है कि ये नेतृत्व के कहने पर ही बोल रहे हैं या नेतृत्व इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में रियलिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है परसेप्शन, धारणा। तो धारणा ये बनी कि निशिकांत दुबे रूडी का विरोध कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर और संजीव बालियान पार्टी नेतृत्व के उम्मीदवार हैं। चुनाव होने के बाद जो खबरें आ रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं रह गई है कि संजीव बालियान को खड़ा किया गया था पार्टी की ओर से, भले औपचारिक घोषणा न की गई हो। तो इस चुनाव ने एक फॉल्ट लाइन जो है नहीं, जो होनी नहीं चाहिए थी, वो क्रिएट कर दी परसेप्शन के लेवल पर। पार्टी नेतृत्व का जो उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया और कांग्रेस को इसमें बहुत बड़ा अवसर नज़र आया। तो कांग्रेस ने प्रचार किया कि जो है ये संजीव बालियान की हार नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हार है, जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए सच्चाई की ज़रूरत नहीं होती। झूठ के आधार पर बनाया गया परसेप्शन ज़्यादा प्रभावी लगता है, ज़्यादा असरदार लगता है, ज़्यादा असरदार होता है। और यही हुआ। सवाल यह है कि पार्टी ने ये फैसला किया क्यों? दूसरी पार्टी के लोग भी होते, उम्मीदवार होते, तब बात दूसरी होती। अपनी ही पार्टी के दो लोग लड़ रहे हैं तो भाजपा के जो नेता, मंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी वोट देने गए, तो जाहिर है कि उन्होंने दो में से किसी एक को ही वोट दिया होगा। तो एक के साथ थे, एक के खिलाफ थे। अच्छा होता कि गृह मंत्री वोट देने न जाते, तो उनकी निष्पक्षता बनी रहती कि वो किसी के साथ नहीं है। क्लब का चुनाव है, कोई हारे जीते, ये दो लोग जो लड़ रहे हैं उनके बीच का मामला है। ये कोई पार्टी का चुनाव तो है नहीं जिसमें पार्टी तय करे कि किसके साथ रहना है, किसके विरोध में रहना है। तो पार्टी ने एक तरह से स्पष्ट संकेत दिया कि ये लड़ाई जो है पार्टी के अंदरूनी जो संघर्ष है उसका मैनिफेस्टेशन है। उसने भाजपा को नुकसान किया है और ये नुकसान यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। संजीव बालियान को जिस तरह से पार्टी बढ़ा रही है, चुनाव में हार के बाद भी उनके रुतबे में कोई अंतर नहीं आया है। पार्टी का हाथ अब भी उनकी पीठ पर है। ये ज़्यादा चिंता की बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान का कोई आधार नहीं है। संजीव बालियान 2024 का लोकसभा चुनाव हारे और आप मान कर चलिए कि 2029 का लोकसभा चुनाव अगर उनको टिकट मिलता है, जो कि पूरी उम्मीद है कि मिलेगा, तो उनके जीतने की संभावना बहुत कम है। वो लहर में उस समय 2019 में अजीत सिंह को हराकर चुनाव जीत गए थे और उनको लगा कि अब मैं
चौधरी चरण सिंह के परिवार के लोगों से ज़्यादा बड़ा जाट नेता हो गया हूँ। तो दूसरों ने नहीं, जाट समाज ने ही उनको ज़मीन पर पटक दिया, बता दिया कि उनके बारे में जाट समाज के लोग क्या सोचते हैं। तो संजीव बालियान की ये लोकसभा हार केवल एक सीट की हार नहीं है, ये एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे लोगों को हम अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी उनको नेता बनाए हुए है। तो पार्टी को मुबारक हो। ऐसे लोगों को अगर बढ़ाएंगे तो ये समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। संजीव बालियान ऐसे नेता हैं जो समाज के दूसरे वर्गों को जोड़ना तो दूर रहा, अपने ही समाज के लोगों को जोड़कर नहीं रख पाए। तो और उसके अलावा संजीव बालियान के बारे में जब बातें खुलना शुरू होंगी तो और बहुत सी बातें खुलेंगी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और उड़ीसा तक बात जाएगी। क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, ये सब बातें भी सामने आएंगी। तो संजीव बालियान मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी है। अब पार्टी उनको क्यों ढो रही है ये मुझे नहीं मालूम। ये पार्टी में जो लोग उनको ढो रहे हैं उनको पता होगा। तो ये राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान की ये लड़ाई को भाजपा नेतृत्व चाहता तो टाल सकता था, नहीं होने देना चाहिए था। या तो संजीव बालियान को मैदान से हटाना था या राजीव प्रताप रूडी को मैदान से हटाना था। दोनों में से किसी एक को हटा देते, निर्विरोध चुनाव होता, कोई इस तरह की चर्चा न होती। लेकिन इस चुनाव ने, अब भाजपा के ही दो नेताओं के चुनाव ने, इसमें मतलब भाजपा अंदर से डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई। बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से रूडी जीते हैं, यानी सांसदों, पूर्व सांसदों का भी वोट उनको मिला है, तो भाजपा में डिवीजन हो गया और उसके दो नेताओं में टक्कर हुई और एक नेता ऐसा जीत गया जिसको पार्टी का नेतृत्व जिताना नहीं चाहता था। इससे नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का तो कोई नुकसान हुआ नहीं। कांग्रेस ने मजा लिया और कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और वो नैरेटिव पर कुछ लोग भरोसा भी कर लेंगे। राजीव प्रताप रूडी को चाह कर भी पार्टी का नेतृत्व रोक नहीं पाया जीतने से। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय की खतरे की घंटी है कि अगर आप व्यक्तियों के चुनाव में इस तरह की मनमानी करेंगे, और आप ये करके देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां टिकट वितरण के कारण भाजपा जो है इतना नीचे गई। टिकट वितरण से पहले भाजपा 70 से ज़्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही थी और टिकट वितरण के बाद भाजपा की सफाई हो गई। तो ये कि किसी को भी खड़ा कर देंगे और जीत जाएगा, ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। लोग अब पहले से राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। पहले भी थे, ऐसा नहीं पहले नहीं थे। पहले ये था कि जो है पार्टी के नाम पर बर्दाश्त कर लेते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश से ये संदेश दिया कि अब इसको हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। आपको व्यक्तियों यानी टिकटार्थियों यानी उम्मीदवार के चयन में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीदवारों के चयन में जो गलती 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई, वही इस क्लब के चुनाव में हुई। एक अयोग्य उम्मीदवार के पीछे पार्टी खड़ी होती हुई नजर आई, हुई कि नहीं पता नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी खड़ी होती हुई नजर आई और उसको पार्टी के ही लोगों ने हरा दिया। ये पार्टी के लिए चिंतन और मंथन का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसी स्थिति थी जिसको बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। दोनों के बीच में समझौता करा के या दोनों में से किसी को एक को आदेश देकर ये पार्टी का निर्देश है कि आप ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब यह तो जो है पार्टी को लग रहा था कि अगर वो राजीव प्रताप रूडी से कहेंगे कि मैदान से हट जाओ तो वो डिफाई कर देंगे पार्टी के आदेश को, जो मुझे लगता नहीं कि वो करेंगे। वो तभी कर सकते हैं जब वो ये मन बना लें कि अब उनको पार्टी में नहीं रहना है। तो जिसको पार्टी में रहना है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता कि पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करे। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए और बढ़ा कि पार्टी ने कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया। अगर स्पष्ट स्टैंड ले लिया होता कि संजीव बालियान के साथ पार्टी है तो संजीव बालियान जीत गए होते, और उनके जो रणनीतिकार हैं उनका अनुमान था
कि संजीव बालियान को 400 वोट मिलेंगे। वोट मिले 290। ये रणनीति की बहुत बड़ी चूक है। आपको पता ही नहीं था कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। जिस उम्मीदवार पर आपने दांव लगाया उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उसकी अपनी कोई छवि नहीं है, उसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वो मंत्री के रूप में उसकी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, सांसद के रूप में उसकी बहुत अच्छी छवि नहीं है, जनता से रिजेक्टेड है। इसके बावजूद उसको उम्मीदवार बनाने का जोखिम आखिर पार्टी ने क्यों लिया? औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से ही सही। पार्टी चाहती तो बड़ी आसानी से संजीव बालियान को मैदान से हटा सकती थी। फिर कह रहा हूं कि अगर राजीव प्रताप रूडी को नहीं बनने देना था, परिवर्तन करना था, जिसके लिए बहुत से लोग तैयार थे कि बहुत लंबा समय हो गया। एक पूर्व सांसद ने कहा कि हम तो मन बना कर आए थे कि इस बार परिवर्तन करना है, रूडी को वोट नहीं देंगे। लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुँचे और वहाँ जो माहौल देखा, उसके बाद हमने तय किया कि नहीं, रूडी को जिताना है। वो पूर्व सांसद बिहार से हैं। उन्होंने कहा बिहार के जितने लोगों से हो सकता था संपर्क किया और सबको कहा कि रूडी को वोट दीजिए। इस तरह से चुनाव बदला। तो एक नॉन इवेंट को भाजपा ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया और जिसमें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं इसका सबक कोई सीखेगा या नहीं, पता नहीं इसको किस रूप में लिया जाएगा, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सब पता नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिए। ये खतरे की घंटी है, इसको पहचानना, सुनना और समझने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।